हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टॉप 10 डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज 18 मार्च है और आज भी हम जो है करंट अफेयर से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि बेसिक्स से भी रिलेटेड होंगे और इनके बेसिक बैकग्राउंड को भी हम लोग जानने का पूरा प्रयास करेंगे कि किस तरीके से बेसिक्स से क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं और उसके साथ ही करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आपके कवर अप होंगे। इसके साथ ही इस वीडियो से रिलेटेड PDF फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। टेलीग्राम पर आप हमारे इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें हमारे इस वीडियो को और लाइक करें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जुड़ सके लक्ष्य के साथ और बढ़ सके अपने लक्ष्य की। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि यूपी SI के लिए जो वैकेंसियाँ निकल रही हैं उसमें आपकी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हमने वासुदेव इंस्टीट्यूट पर, जो कि DAV के बिल्कुल सामने है, वहाँ साप्ताहिक वीकली टेस्ट सीरीज़ का आयोजन शुरू किया है। 4 अप्रैल से हम उसे शुरू करेंगे और जो पहला टेस्ट होगा टेस्ट सीरीज़ का वो बिल्कुल निःशुल्क होगा। तो आप लोग आएँ और दें टेस्ट को और इसके साथ ही आगे की जो जानकारी है आपको उस संस्था पर उपलब्ध करा दी जाएगी। जो भी आपकी क्वायरीज होगी आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के जो लास्ट वीडियो में हमने पूछा था क्वेश्चन वो क्या था उस पर बात करते हैं। तो लास्ट वीडियो में जो पूछा गया क्वेश्चन था वो कुछ इस तरीके से था कि किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के स्वर्ण कार्ड तैयार करने के लिए अभियान शुरू किया। तो ऑप्शंस थे बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ओडिशा। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के लिए स्वर्ण कार्ड तैयार करके उन लाभार्थियों को इस योजना में जोड़ने का प्रयास किया है जो जिनको अब इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है या जिनको अभी तक इनका लाभ नहीं मिल पाया है इस अभियान के द्वारा। तो उनको स्वर्ण कार्ड योजना के तहत या स्वर्ण कार्ड जारी करके आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उनको ये लाभ पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही इस वीडियो में आज जो हमारे प्रमुख विषय होंगे जैसे कि कुछ ज्वालामुखियों के विषय में हम जानेंगे। इसके साथ ही खेल से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या है उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं आज के वीडियो के पहले प्रश्न पर। तो आज के वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया। तो ये प्रश्न पहले भी आ चुका है जब मैंने आप लोगों को एक करंट अफेयर्स में बताया होगा कि उत्तर प्रदेश के काला नमक चावल महोत्सव को अभी सिंगापुर के लिए एक्सपोर्ट किया गया है, निर्यात किया गया है। तब भी मैंने इसको डिटेल में एनालाइज किया था और एक बार फिर से ये करंट अफेयर्स में आपके सामने है। और वहाँ पर मैंने एक बात और डिस्कस की थी आप लोगों के साथ कि उत्तर प्रदेश में काला नमक महोत्सव मनाया जाएगा। तो ये मनाया गया किस जिले में? लखनऊ, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर या गोरखपुर। तो इसका आंसर होगा सिद्धार्थनगर। तो सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो 3 दिवसीय यह आयोजन रहा और इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया। और काला नमक चावल मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसे बुद्ध चावल और बुद्ध का महाप्रसाद के रूप में भी जाना जाता है। इसके साथ ही ये उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले का ही एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत इसको एक जिला एक उत्पाद के रूप में चिन्हित किया गया है। और इस महोत्सव का आयोजन करने का उद्देश्य यही है कि बड़े पैमाने पर काला नमक चावल को बढ़ावा दिया जाए और इसके निर्यात को बढ़ावा दिया जाए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए बाजार को तैयार किया जाए। तो इसके साथ ही हाल ही में अभी हमने देखा था कि सिंगापुर को इसको निर्यात किया गया था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कुछ प्रमुख कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जो महोत्सव मनाए जाते हैं जैसे स्ट्रॉबेरी महोत्सव ये मनाया जाता है उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में। गुड़ महोत्सव इसको भी मैंने अभी हाल ही में करंट अफेयर्स में डाला था कि जो गुड़ महोत्सव है ये अभी लखनऊ में पहला महोत्सव मनाया गया। लखनऊ में ये अभी पहला महोत्सव गुड़ महोत्सव मनाया गया जो कि भारत का पहला महोत्सव है। और इसके साथ ही काला नमक चावल महोत्सव अभी सिद्धार्थनगर में आयोजित किया गया है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश पर एक दृष्टि डालें तो उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना संयुक्त प्रांत के रूप में संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 में की गई थी। और इसका पुनर्गठन जो किया गया वो 1 नवंबर 1956 को फजल अली आयोग की रिपोर्ट पर किया गया। अक्सर कैंडिडेट्स को ये कन्फ्यूज़न होता है कि वो पुनर्गठन को जो है इसका स्थापना दिवस मान लेते हैं और गलत आंसर लगा देते हैं। तो पुनर्गठन मतलब फजल अली आयोग की जो रिपोर्ट थी इस रिपोर्ट में ये दिया गया था कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, लेकिन एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को यहाँ पर ठुकराया गया था फजल अली आयोग के द्वारा। फजल अली आयोग को राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से भी जाना जाता है जिसका गठन 1953 में
किया गया था। तो इस रिपोर्ट के आधार पर वो भारत में यानी फजल अली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भारत में 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों का पुनर्गठन किया गया था भाषा के आधार पर, और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई थी या पुनर्गठन किया गया था। तो उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है वो 24 जनवरी को है, और उत्तर प्रदेश सरकार भी 24 जनवरी को स्थापना दिवस मनाती है। तो 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था, पुनर्गठन हुआ था, ना कि स्थापना हुई थी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग मैटर होता है कैंडिडेट्स के लिए, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और फजल अली आयोग राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का विभाजन एक बार हुआ है जो कि 9 नवंबर 2000 में हुआ था, और उत्तर प्रदेश ये विभाजन जो है उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार किया गया, और इसके द्वारा 13 जिलों को उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया। किस राज्य का गठन किया गया था, उत्तरांचल, और उत्तरांचल का नाम बदलकर 1 जनवरी 2007 में उत्तराखंड कर दिया गया है। तो अभी वर्तमान में क्या नाम है इसका, उत्तराखंड इसका वर्तमान में अभी नाम है। तो इसी के साथ देखें तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75 है, 75 है, लेकिन 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या जो थी वो 71 थी, और बाद के अन्य जो 3 जिले हैं जिसमें शामली, हापुड़ और संभल, उनको 2011 में तथा अमेठी को 2013 में बनाया गया था। तो ये था हमारा आज का पहला और एक महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे संबंधित जो भी बेसिक इंपॉर्टेंट जीके है मैंने आप लोगों को दिया है, और इससे पहले भी अगर इससे रिलेटेड कोई वीडियो आई है या उसमें कोई करंट अफेयर रहा है तो उसमें भी मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स दिए होंगे। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के दूसरे और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तो दूसरा प्रश्न है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया। तो ऑप्शन है मणिशंकर मुखोपाध्याय, रामाशंकर बनर्जी, सुरेंद्र नाथ ठाकुर और पंडित नरेंद्र देव उपाध्याय। तो इसका आंसर होगा मणिशंकर मुखोपाध्याय। मणिशंकर मुखोपाध्याय को अभी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, और जाने माने लेखक हैं मणिशंकर मुखोपाध्याय। उनका जो संस्मरण है इका इका एकाशी, इनका क्या संस्मरण है, इका इका एकाशी के साहित्य अकादमी पुरस्कार को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से इसको इनको सम्मानित किया गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जिसमें चौरंगी, सम्राट ओ सुंदरी, पुरोहित दर्पण, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें भी हैं। इसके अलावा अगर ये पुरस्कार तमिल लेखक को दिया गया है किसी, तो यामन को उपन्यास, यामन को दिया गया है। यामन नाम के एक तमिल लेखक हैं, और उनके उपन्यास है क्या, सेल्थापानम उपन्यास है, जिनको 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इसी तरीके से अनामिका एक कवयित्री हैं, और इनका हिंदी में अपने कविता संग्रह टोकरी में दिगंत गाथा 2021 के लिए पुरस्कार इन्हें दिया गया है। तो एक दृष्टि अगर डालें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 में की गई थी, और ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है, ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। इस बात को पॉइंट आउट करके रखिएगा, क्योंकि अक्सर अधिकांश जब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि कितनी भाषाओं में दिया जाता है तो कैंडिडेट 8वीं अनुसूची तो याद रखते हैं जिसमें 22 भाषाएं हैं, लेकिन ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। 8वीं अनुसूची में शामिल जो 22 भाषाएं हैं उसमें तो दिया ही जाता है। उसके अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा में भी प्रकाशित होने वाली जो उत्कृष्ट साहित्यिक रचनाएं हैं उनको सम्मानित करने के लिए भी दिया जाता है। यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। यानी कि राजस्थानी और अंग्रेजी जो भाषा है वो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो इसी के साथ देखें तो इस पुरस्कार में विजेता को एक पट्टिका दी जाती है और 1 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। तो इसी के साथ चलते एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 2021 कब मनाया गया या कब मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। तो 14 मार्च, 15 मार्च, 16 मार्च या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 14 मार्च। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस को 2019 में यूनेस्को की 40वीं महासभा में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, यूनेस्को की 40वीं महासभा में अपनाया गया था, और ये संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धियों में गणितीय विज्ञान की भूमिका को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है। 2019 से पहले इसे पाई डे के रूप में मनाया जाता था, पाई डे के रूप में मनाया जाता था, जिसको आर्किमिडीज ने जिसकी खोज की थी। और इसके बाद हम देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस जो 2021 का विषय रहा है वो विषय रहा है कि गणित के लिए बेहतर दुनिया, इसका एक विषय रहा है। तो भारत में 22 दिसंबर को भारत में अगर देखें तो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जो गणित दिवस मनाया जाता है वो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे राष्ट्रीय गणित दिवस कहते हैं।
और राष्ट्रीय गणित दिवस जो मनाया जाता है भारत में, वो श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो यह पहली बार 2012 में श्रीनिवास रामानुजन की 125वीं जयंती के अवसर पर मनाया गया था। और श्रीनिवास रामानुजन को अनंत की खोज करने वाला या अनंत को जानने वाला भी कहा जाता है। इसके अलावा श्रीनिवास रामानुजन ट्रिनिटी कॉलेज में फेलोशिप पाने वाले पहले भारतीय भी थे। तो इसी के साथ चलते हैं एक और अगले अपने महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तो अगला चौथा हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज कौन बनी है। तो ऑप्शन है भवानी देवी, रजनी ठाकुर, अंबिका सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा भवानी देवी। भवानी देवी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज बन गई हैं। और 14 मार्च 2021 को इन्हें एडजस्टेड आर्टिफिशियल रैंकिंग विधि द्वारा टोक्यो ओलंपिक में स्थान प्राप्त हुआ है। अब ये टोक्यो ओलंपिक में भाग लेंगी, जो कि 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक आयोजित किया जाएगा। कहाँ आयोजित किया जाएगा? टोक्यो में, जापान में आयोजित किया जाएगा। तो इसी के साथ भवानी देवी ने, अगर इनकी पुरानी उपलब्धियों को देखें तो भवानी देवी ने 2019 में मलेशिया में आयोजित कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। वहीं 2010 में थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ओपन खेल में कांस्य पदक जीता था तलवारबाजी में ही। और उन्होंने फिलीपींस में 2010 में कैडेट एशियाई चैंपियनशिप भी जीता था। वर्ष 2014 में उन्होंने फिलीपींस में अंडर 23 श्रेणी में एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और यह पदक हासिल करने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी थी। किसमें? एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी थी तलवारबाजी में। इसके साथ ही कैनबरा में आयोजित सीनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग यानी कि तलवारबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भी बनी थी। और सितंबर 2020 तक अपने 37 अंकों के साथ ये विश्व में तलवारबाजों की श्रेणी में 45वें स्थान पर बनी हुई हैं। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है। तो ऑप्शन है सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है और इसने सऊदी अरब का स्थान लिया है। तो यही देखा जाए तो इराक भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो तेल की आपूर्ति आती है या तेल का जो आयात किया जाता है वो किस देश से किया जाता है? इराक से किया जाता है। जबकि नाइजीरिया भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश है। कौन? नाइजीरिया भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। भारत दुनिया भर में तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता है। तो तीसरा सबसे बड़ा आयातक और तेल उपभोक्ता कौन है दुनिया भर में? भारत है। और संयुक्त राज्य अमेरिका 2020 में इसने सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक देश बन गया है कि सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का उत्पादन अगर विश्व में किसी ने किया है 2020 में तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA ने किया है। और इसके बाद सऊदी अरब का नंबर आता है। तो वहीं चलते हैं वीडियो के अगले एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तो अगला और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा कि हाल ही में सुर्खियों में रही शत्रुंजय हिल्स रिजर्व फॉरेस्ट एरिया किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर। तो इसका आंसर होगा गुजरात। अभी ये सुर्खियों में इस वजह से बनी रही क्योंकि इस वन क्षेत्र में फॉरेस्ट एरिया में आग लगी है और इस वन क्षेत्र में एशियाई शेरों का निवास होता है। एशियाई शेर जो है यहाँ पे पाए जाते हैं, जो लॉयन है, एशियाटिक लॉयन है, वो यहाँ पे पाए जाते हैं। और ये पहाड़ियाँ गुजरात के भावनगर जिले की पालिताना शहर में स्थित है और ये पहाड़ियाँ सतरुंजी नदी के तट पर स्थित है, जिसे जैन लोगों द्वारा पवित्र पहाड़ी माना जाता है। और ये समुद्र तल से लगभग 1616 फीट की ऊंचाई पर है और ये पहाड़ी दक्षिण में खंबात की खाड़ी और उत्तर में भावनगर से घिरी हुई है। खंबात की खाड़ी जो स्थित है, अगर उसे मानचित्र पर एक बार देखने का प्रयास करें तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्पष्ट होती है। तो दोस्तों ये भारत का मानचित्र है और यहाँ पे अगर हम खंबात की खाड़ी को लोकेट करें तो गुजरात में अगर हम चलें तो गुजरात में आपको इस क्षेत्र में, गुजरात के इस क्षेत्र में आपको खंबात की खाड़ी नज़र आएगी। यानी कि जो आप यहाँ देख रहे हैं जहाँ पर नर्मदा नदी गिरती है, इस क्षेत्र में दमन दीव वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर खंबात की खाड़ी है। इसी तरीके से कच्छ की खाड़ी जो कि इस क्षेत्र में है। तो इसी के साथ देखते हैं आगे क्या इन्फॉर्मेशन हमारे लिए हो सकती है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खंबात की खाड़ी में स्थित है और शत्रुंजय
की जो पहाड़ियाँ हैं ये जैनों के लिए पवित्र पहाड़ी मानी जाती है, जहाँ पर 865 मंदिर हैं। और इन पहाड़ी को पवित्र इसलिए माना जाता है क्योंकि इस पहाड़ी पर ही सबसे पहले ये माना जाता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने उपदेश दिया था। यानी कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। और उन्होंने जो है अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? शत्रुंजय की पहाड़ियों पर दिया था, इसके लिए उन्हें जाना जाता है। तो ये जो पहाड़ी है वो शतरुंजी नदी के तट पर स्थित है। तो शतरुंजी नदी गुजरात में एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी है और यह नदी गिर पहाड़ी से के उत्तर पूर्व से निकलती है और इसकी अधिकतम लंबाई जो है 227 किलोमीटर तक है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि T20 क्रिकेट इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने। तो इसका ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका आंसर सीधा सीधा होगा विराट कोहली। तो भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन चुके हैं। और इसके साथ ही देखा जाए तो उन्होंने यह जो उपलब्धि हासिल की वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 में इस उपलब्धि को हासिल किया। और इस मामले में न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल दूसरे स्थान पर हैं तथा रोहित शर्मा जो है तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। तो इसी के साथ चलते वीडियो के एक और अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि सुर्खियों में रहा सेंगे ज्वालामुखी कहाँ है। तो देखिए ज्वालामुखी को लेकर प्रश्न आ गया है। तो इसमें ऑप्शंस हैं प्रशांत महासागर, जापान, इक्वाडोर या चिली। तो इसका आंसर होगा इक्वाडोर। इक्वाडोर में स्थित है कौन सा? सेंगे ज्वालामुखी। सेंगे ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में स्थित है। तो हाल ही में इक्वाडोर के सेंगे ज्वालामुखी में काफ़ी भयंकर विस्फोट हुआ है जिसकी वजह से सुर्खियों में बना हुआ है और इस विस्फोट के कारण आसमान में लगभग 8 किलोमीटर तक ज्वालामुखी और राख और धुआं जो है वो छा गया है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो प्रशांत महासागर में स्थित हवाई द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी जिसका नाम मोना लोहा है उसमें भी हलचल देखी जा रही है और उस ज्वालामुखी का धीरे धीरे धधकना उसने शुरू कर दिया है। और इसके साथ ही वैज्ञानिकों की आशंका है कि वो कभी भी उसमें भयंकर विस्फोट हो सकता है। तो सेंगे ज्वालामुखी कहाँ है? इक्वाडोर में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वॉल्केनो है और यहाँ पे सेंगे नेशनल पार्क भी है। और इस ज्वालामुखी का निर्माण जो हुआ है वो नाजका प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट के अभिसरण के फलस्वरूप हुआ है। मैंने आप लोगों को कई बार या पिछले वीडियोस में मैंने एक डिस्कशन आप लोगों के साथ किया होगा जब मैंने आप लोगों को बताया होगा कि पृथ्वी की आंतरिक परत में एक और परत की खोज की गई है जिसे पांचवी परत के रूप में जाना जा रहा है। तो उसके साथ ही मैंने भूपर्पटी का जिक्र किया होगा जो कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है जिस पर हम लोग निवास करते हैं। ये भुरभुरी सतह है, ये आसानी से टूट जाती है। तो ये टूटी हुई जो प्लेटें हैं जो ऊपरी भूपर्पटी है ये कई प्लेटों में बटी हुई है। ये ज़मीन जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इसी तरीके के दो प्लेट हैं, नाजका प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट। ये दोनों प्लेट जब एक दूसरे से टकराई हैं तो उसके बाद जो है इनमें अभिसरण जो हुआ है तो उसकी वजह से ये ज्वालामुखी का निर्माण जो है काफ़ी सदियों से यहाँ पर होता आया है। यदि हम इस चीज़ को देखें, सबसे पहले इस बात को लोकेट करें कि इक्वाडोर जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, उसको मानचित्र पर देख लेते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कि जो नाजका प्लेट है और दक्षिण अमेरिकी प्लेट है ये दोनों कहाँ पर स्थित है। तो चलते हैं एक चित्र की ओर। तो दोस्तों ये दक्षिण अमेरिका का मानचित्र है पूरा और इसमें आप देखेंगे तो इसके पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ इक्वाडोर एक देश है, यहाँ पर स्थित है। और इस पूरे क्षेत्र में आप देखेंगे तो एक एंडीज़ नामक वलित पर्वत श्रेणी है। ये पूरी जो है यहाँ पर एक एंडीज़ नामक वलित पर्वत श्रेणी है जिसमें से एक इक्वाडोर देश भी उसी वलित पर्वत श्रेणी पर आता है। तो यहाँ पर है ये ज्वालामुखी, सेंगे ज्वालामुखी जो है यहाँ पर स्थित है। तो इसी तरीके से अगर हम इस चीज़ को लोकेट करें कि जो नाजका प्लेट है और दक्षिण अमेरिकी प्लेट है वो कहाँ है, और तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है मानचित्र पर। तो दोस्तों ये कुछ प्लेटें यहाँ पर दर्शाई गई हैं। कुछ डाइवर्जेंट बाउंड्री प्लेटें हैं तो कुछ ट्रांसफॉर्म है तो कुछ कन्वर्जेंट हैं। कन्वर्जेंट यानी कि जब दो प्लेटें एक दूसरे में समाहित होती हैं, एक दूसरे टकराती हैं। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर कि ये नाजका प्लेट है और साउथ अमेरिका प्लेट है, यानी कि ये पूरा जो है वो साउथ अमेरिका का प्लेट है और इधर ये नाजका प्लेट है जो कि एक भूपर्पटी की प्लेट है। ये समुद्र के अंदर है और इसके ऊपर जो है पूरा प्रशांत महासागर है इस पूरी प्लेट के ऊपर। और ये प्लेट कई टुकड़ों में बटी हुई है जो कि लगातार गतिमान रहती है। और नाजका प्लेट जो है उसका अभिसरण हुआ है किसमें? दक्षिण अमेरिका प्लेट में। और इस अभिसरण के कारण जो है सेंगे ज्वालामुखी का निर्माण कभी किसी समय हुआ था और जो कि आज
भी इसी तरीके से सक्रिय बना हुआ है। और इसके साथ ही इस क्षेत्र में आने वाले जितने भी ज्वालामुखी हैं इनका लगभग निर्माण जो है इसी कारण हुआ है। जैसे कैटोपैक्सी ज्वालामुखी है, इक्वाडोर में ही स्थित है, जो सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये जो ज्वालामुखी होते हैं, जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं या कहीं पर जो ज्वालामुखी हैं, वो या तो प्लेटों के अभिसरण के कारण बने हैं या फिर प्लेटों के डाइवर्जेंट के कारण बने हुए हैं। तो इसी के साथ देखते हैं आगे क्या हमारे लिए एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हो सकती है इस प्रश्न को लेकर, ज्वालामुखियों को लेकर। तो यहाँ पर जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो हमने देखा कि कहाँ है, इक्वाडोर में था ये सेंगे ज्वालामुखी, और ये नाजका प्लेट और दक्षिण अमेरिकी जो प्लेट है इसको भी हमने लोकेट कर लिया। वहीं मोना लोआ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर स्थित है प्रशांत महासागर में, और ये दुनिया का सबसे बड़ा सील्ड ज्वालामुखी है और सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। वहीं अगर देखा जाए तो ज्वालामुखी क्या होती है, तो ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर एक उपस्थित ऐसी दरार होती है भूमि में या फिर मुख होता है जिससे पृथ्वी के भीतर का जो गर्म लावा है, गैस और गर्म लावा, पृथ्वी के भीतर गर्म लावा, गैस, राख आदि जो है उस नली से बाहर आते हैं, उस मुख से, उस दरार से बाहर आते हैं। तो पृथ्वी की सतह के अंदर पिघले हुए पदार्थ को हम क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। और जब वही जब मैग्मा पृथ्वी से बाहर आता है और इसे लावा कहा जाता है। जब वो मैग्मा जो पृथ्वी के अंदर है, यानी कि जो लावा है, जो गर्म पदार्थ है, जो गर्म तरल पदार्थ है, जब पृथ्वी के अंदर होता है तो उसे हम मैग्मा बोलते हैं, और जब वो बाहर आता है तो उसे हम लोग लावा बोलते हैं। तो ज्वालामुखी विस्फोट के समय पृथ्वी से यही मैग्मा जो है क्या निकलता है, बाहर निकलता है, एवं इसके साथ जो है भारी मात्रा में जलवाष्प, राख एवं विभिन्न प्रकार के गैस इत्यादि जो है वो बाहर निकलते हैं। अगर इसकी एक प्रक्रिया को आप एक चित्र के माध्यम से समझें तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो दोस्तों ये एक GIF चित्र है और इस पर आप देख पा रहे हैं कि नीचे, यानी कि यहाँ से जो लावा है जो भूमि के अंदर है उसे हमने क्या बोला हुआ है, उसे मैग्मा बोला हुआ है। और ये एक मुख बना हुआ है जिससे होकर जो है बड़े पैमाने पर क्या निकल रहा है, रेगुलर मैग्मा निकल रहा है, जिसे हमने लावा बोला है। बाहर निकल के आ गया तो लावा हम उसे बोलेंगे। तो हम इसमें देखेंगे जल वाष्प या दूसरे जो राख के कण हैं या पत्थर के कण हैं वो यहाँ पर होते हैं, जो ब्लास्ट के समय जो है बड़े पैमाने पर बाहर की ओर निकल कर आते हैं। तो इसी के साथ देखते हैं कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों ज्वालामुखी के प्रकारों की अगर हम बात करें तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी उन ज्वालामुखियों को कहा जाता है जिन पर समय समय में विस्फोट होता रहता है। जैसे संसार के कुछ जो ज्वालामुखी है, जिससे अभी मैंने बताया कि हवाई द्वीप है मोना लोआ, सिसिली जो कि इटली में ही है, इसका एटना और स्ट्रोम्बली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, क्योंकि लगातार इसमें से जो है रोशनी निकलती रहती है, यानी कि गर्म लावा निकलता रहता है। और इटली का विसुवियस, इक्वाडोर का कैटोपैक्सी, अंडमान निकोबार का बैरन द्वीप जो कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, फिलीपींस का ताल ज्वालामुखी महत्वपूर्ण सक्रिय ज्वालामुखी है विश्व में। ऐसी सुषुप्त ज्वालामुखी जो होते हैं वो उन ज्वालामुखियों को कहा जाता है जो वर्षों से शांत पड़े होते हैं, लेकिन इनमें कभी ज्वालामुखी विस्फोट होने की संभावना जो है वो नहीं बनी रहती, मतलब कभी भी बनी रह सकती है, कभी भी संभावना हो सकती है बनने की, यानी कि विस्फोट होने की। सुषुप्त ज्वालामुखी में काफ़ी लंबे समय से शांत पड़े हैं लेकिन विस्फोट कभी भी हो सकता है। तो इसमें जो है विस्फोट की संभावना जो है लगातार बनी हुई है। तो संसार के ज्वालामुखियों में जापान का फ्यूजियामा, इंडोनेशिया का क्राकोटोआ, अंडमान निकोबार का नारकोंडम ज्वालामुखी, ये सुषुप्त ज्वालामुखी के अंतर्गत आने वाले कुछ प्रमुख ज्वालामुखी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मृत ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी को कहा जाता है जो कई युगों से शांत पड़ा हुआ है एवं उनमें विस्फोट होना जो है वो बंद हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और संसार में कुछ मृत ज्वालामुखियों का अगर उदाहरण देखें तो म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी है, अफ्रीका का किलीमंजारो, दक्षिण अमेरिका का चिम्बराजो, हवाई द्वीप का मोनाको, ईरान का कोह सुल्तान इत्यादि इसमें जो है शामिल महत्वपूर्ण ज्वालामुखी हैं। तो इसके साथ ही देखा जाए तो वीडियो का अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा क्या है कि पीएम मोदी ने किस देश के पीएम सना मरीन के साथ वर्चुअल शिखर बैठक का आयोजन किया है। अगर आपको पता है कि ये पीएम जो है प्रधानमंत्री सना मरीन किस देश के प्रधानमंत्री हैं तो आप इसका आंसर आराम से लगा सकते हैं, जैसे जर्मनी, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इक्वाडोर। तो इसका आंसर होगा फिनलैंड।
फिनलैंड के प्रधानमंत्री हैं सना मरीन, इनके साथ अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया और दोनों देशों ने निवेश, शिक्षा, नवाचार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान आदि विषयों पर जो है विकास के क्षेत्र में वार्तालाप की और कुछ समझौते भी किए। तो फिनलैंड एक जो देश है ये उत्तरी यूरोपीय देश है और इसकी राजधानी क्या है, हेलेक्सी है, और इसकी मुद्रा क्या है, यूरो है। ये स्वीडन, रूस, नॉर्वे, बोथनिया की खाड़ी और फिनलैंड की खाड़ी के साथ सीमाएं साझा करता है। इसके साथ ही यूरोप का ये 8वां सबसे बड़ा देश है। सना मरीन फिनलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। तो इसी के साथ चलते वीडियो के अगले एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शंस हैं 16 मार्च, 15 मार्च, 13 मार्च या 17 मार्च। तो इसका आंसर होगा 16 मार्च को। 16 मार्च को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है और इसे राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस के रूप में भी जाना जाता है। तो इसे पहली बार 1995 में अपनाया गया था। 1995 में भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम शुरू किया गया और वर्ष 2014 में WHO ने भारत को पोलियो मुक्त भी घोषित किया था। तो अप्रैल के अंतिम सप्ताह में हर साल विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह दिवस भी मनाया जाता है। विश्व स्तर पर देखा जाए तो अप्रैल के अंतिम सप्ताह पर विश्व स्तर पर विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह दिवस मनाया जाता है। और विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 2021 का जो विषय रखा गया है वो वैक्सीन हमें करीब लेकर आती है, ऐसा रखा गया। तो टीकाकरण की जो प्रक्रिया होती है उसके माध्यम से व्यक्ति की जो प्रतिरक्षा प्रणाली रोग पैदा करने वाले एजेंटों के खिलाफ जो है प्रतिरक्षी बनी रहती है, उनको किसी भी तरीके से हमारे शरीर में रोग को उत्पन्न करने से रोकती है। तो प्रतिरक्षण का विस्तार कार्यक्रम जो है 1978 में शुरू किया गया था और 1985 में इसे यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में नाम भी दिया गया था। तो इसी प्रकार भारत ने दिसंबर 2014 में मिशन इंद्रधनुष शुरू किया था और मिशन इंद्रधनुष को मैं पिछली वीडियोस में कवर कर चुका हूं कि इसके अंतर्गत जो है किस तरीके से कौन कौन से टीकों को लगाया जाता है। मिशन इंद्रधनुष को लेकर इसमें मैं पीछे बता चुका था। 2014 में मिशन इंद्रधनुष को शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य बच्चों का पूर्ण टीकाकरण कवरेज को बढ़ावा देना था। तो ये था आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अंत में पूछे जाने वाले प्रश्न पर। आई होप आप लोगों ने इस पूरे सेक्शन को बहुत ज़्यादा अच्छे से डिस्कशन को एंजॉय किया होगा। तो चलते हैं वीडियो के अंत में पूछे जाने वाले प्रश्न पर। तो प्रश्न है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सेवा कुंज आश्रम का उद्घाटन किस राज्य में किया। तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा। तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है और एक एक शब्द को नोट किया है तो मैं कहता हूं कि आपसे इनसे बनने वाले, इनसे रिलेटेड किसी भी तरीके के क्वेश्चंस, चाहे वो करंट अफेयर से रिलेटेड हो या फिर जो बेसिक्स को डिस्कस मैंने किया है उससे रिलेटेड हो, तो आपसे नहीं छूटेगा। और ऐसे प्रश्न लगातार आने वाले जो पेपर है, एग्जाम जो अभी तक हो रहे हैं, उसमें लगातार हमारी करंट अफेयर्स वीडियो से क्वेश्चंस भी बन रहे हैं। तो लाभ उठाते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। लेकिन उसके लिए आपको लक्ष्य के साथ जुड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस भी करना पड़ेगा। तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए लक्ष्य के साथ और बढ़िए अपने लक्ष्य की ओर। धन्यवाद।